नमस्ते। वन रीड न्यूज में आपका स्वागत है। आज 19 अगस्त 2025 की ताज़ा खबरों पर एक नज़र डालते हैं। नमस्कार। आज कई अहम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि आपको हर खबर का पूरा संदर्भ मिले। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं केरल से। वहाँ आवारा कुत्तों को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। हाँ बिल्कुल, ये समस्या बढ़ती जा रही है, खासकर रेबीज के मामले सामने आने के बाद लोगों में खासकर निम्न आय वर्ग में चिंता बढ़ रही है। हाँ, और ये सिर्फ कुत्तों की आबादी की बात नहीं है ना। मतलब इसका समाधान कैसे निकाला जाए, ये बड़ा सवाल है। सही बात है, दिल्ली में भी हमने ये देखा। अब केरल में जरूरी है कि कोई स्थायी और हाँ मानवीय हल निकले। शायद दूसरे शहरों या देशों के जो सफल मॉडल्स हैं उनसे कुछ सीखा जा सकता है। सही कहा। अब चलते हैं मुंबई। मॉनसून तो वहाँ जैसे हर साल मुसीबत लेकर आता है। ओह, मुंबई की बारिश, इस बार भी वही हाल है। जबरदस्त जल भराव, ट्रैफिक जैम, लोगों को परेशानी। और सुनने में आया है कि जिन इलाकों में हाल ही में करोड़ों के पंपिंग स्टेशन लगे हैं, वहाँ भी पानी भरा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो विडंबना है। बीएमसी ने करीब 130 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात, इलाके फिर भी डूबे हुए हैं। तो फिर ये पैसा गया कहाँ? मतलब कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं, ये शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग पर आप कह सकते हैं एक बड़ा सवालिया निशान है। ऐसा लगता है कि कितना भी पैसा लगा लो, शहर को स्विमिंग पूल बनने से रोकना मुश्किल है। जवाबदेही तो तय करनी ही होगी। सही है। अब एक और जमीन से जुड़ा मामला देखते हैं, पंजाब के खरड़ से। वहाँ क्या हुआ है? जी, खरड़ में एक ग्राम पंचायत ने गांव की ही मतलब साझा जमीन करीब 5 एकड़ एक प्राइवेट बिल्डर को देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अच्छा, गांव की जमीन प्राइवेट बिल्डर को? हाँ, और इसी बात पर विवाद खड़ा हो गया है। सवाल ये उठ रहा है कि गांव के आम संसाधन जो सबके लिए हैं, उन्हें किसी निजी, वो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए क्यों दिया जा रहा है? और क्या इस फैसले में पारदर्शिता थी? मतलब गांव वालों को पता था? यही तो असली मुद्दा है। ऐसे फैसलों में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। ये सवाल उतना लाजमी है कि ये फैसला किसके हित में है, गांव के या बिल्डर के? सामुदायिक संपत्ति का ऐसे इस्तेमाल चिंताजनक है। अब जरा राजनीतिक गलियारों की तरफ रुख करते हैं। विपक्षी इंडिया ब्लॉक मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लाने की सोच रहा है। हाँ, ये खबर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार चल रहा है। कारण बताया जा रहा है बिहार मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियां और वोट चोरी के आरोप। लेकिन क्या ये कानूनी तौर पर टिक पाएगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? देखिए, ज्यादातर मामलों में ऐसे कदम राजनीतिक ज्यादा होते हैं, कानूनी कम। इसका असली मकसद अक्सर सरकार पे दबाव बनाना और हाँ, चुनाव आयोग जैसी संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करना होता है। तो मतलब ये एक तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई है। नतीजा चाहे जो भी हो, एक राजनीतिक संदेश तो जाता ही है। चलिए देखते हैं इसका क्या असर होता है। अब संसद की बात करते हैं। एक विधेयक आया है छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए। ये क्या है पूरा मामला? हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। इसके तहत करीब 16 अलग-अलग केंद्रीय कानूनों में आने वाले लगभग 288 छोटे-मोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है। अपराध मुक्त मतलब ये कि इन छोटी चूकों के लिए अब जेल की सजा नहीं होगी। इसके बजाय प्रशासनिक दंड जैसे जुर्माना वगैरह लगाया जाएगा। ये तो काफी अच्छा कदम लग रहा है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, कोई मामूली कागजी गलती हो गई या कोई छोटा नियम टूट गया, उसके लिए किसी को जेल भेजना, ये न सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बुरा है, बल्कि हमारे न्याय व्यवस्था पर भी बोझ डालता है। सही बात है। समय और संसाधन दोनों की बर्बादी। वही तो, इससे अदालतों का बोझ कम होगा और वो गंभीर अपराधों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगी। तो ये एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। ठीक है, अब कुछ सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। त्रिपुरा से एक खबर है, आदिवासी महिलाओं के विवाह से जुड़ी हुई। जी, वहाँ टिपरा मोथा पार्टी के एक विधायक हैं रणजीत देव वर्मा। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक पत्र लिखा है। किस बारे में? उनकी मांग है कि जो आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासियों से शादी करती हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले विशेष लाभ जैसे आरक्षण वगैरह नहीं मिलने चाहिए। वो लाभ रद्द किए जाएं। ओहो, ये तो काफी संवेदनशील मुद्दा है। हाँ बहुत। ये एक तरफ व्यक्तिगत पसंद का मामला है कि कोई किससे शादी करता है,
दूसरी तरफ सामुदायिक पहचान और उन विशेष अधिकारों का सवाल है जो किसी समूह को संरक्षण देने के लिए बनाए गए हैं। तो ये बहस इस पर आ जाती है कि किसी संरक्षित समूह की सीमाएं क्या हों और ये कौन तय करेगा। बिल्कुल, ये बहुत ही जटिल बहस है। इसके सामाजिक और कानूनी दोनों पहलू काफी पेचीदा हैं। त्रिपुरा से ही एक और खबर है, अगरतला में कोई विरोध प्रदर्शन हुआ है। हाँ, अगरतला में त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी TSF ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से अवैध अप्रवासियों को तुरंत निकाला जाए। ये मुद्दा तो पूर्वोत्तर में काफी पुराना और संवेदनशील है। जी हाँ, ये वहाँ संसाधनों पर बढ़ते दबाव, डेमोग्राफिक बदलाव की चिंताएं और स्थानीय पहचान से जुड़ा मसला है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो बार बार क्षेत्रीय राजनीति को हवा देता रहता है। समझ गया। अब जरा तकनीकी दुनिया की तरफ चलते हैं। दिल्ली NCR में कल एयरटेल का नेटवर्क डाउन था। हाँ, काफी बड़ा आउटेज था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई घंटों तक एयरटेल यूजर्स ना तो कॉल कर पा रहे थे, न ही मैसेज भेज पा रहे थे। इंटरनेट भी शायद बंद था। अरे, आजकल तो नेटवर्क के बिना जैसे जिंदगी रुक जाती है। सही कहा। ये दिखाता है कि हम इस अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने ज्यादा निर्भर हो गए हैं। जैसे ये गड़बड़ होता है, लगता है हम एकदम से पाषाण युग में पहुंच गए। बस हाथ में स्मार्टफोन है जो काम नहीं कर रहा। हाँ, ये निर्भरता कभी कभी डराती भी है। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठाता है कि हमारे पास ऐसे आउटेज से निपटने के लिए कितने मजबूत बैकअप प्लान हैं। सही है। अब गोवा चलते हैं। वहाँ उच्च शिक्षा में तनाव प्रबंधन कोर्स की बात हो रही है। जी, वहाँ बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस में हाल ही में कुछ दुखद घटनाएं हुई, छात्रों की मौत की। उसी के संदर्भ में एक स्थानीय विधायक है एलेक्सो रिजिनाल्डो लोरेंको, उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उच्च शिक्षा के सिलेबस में स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन को शामिल किया जाए। ये तो बहुत जरूरी सुझाव लगता है, खासकर आजकल के कॉम्पिटिटिव माहौल में। हाँ, बहुत ज्यादा। अकादमिक दबाव, भविष्य की चिंता, ये सब छात्रों पर भारी पड़ता है। उन्हें सिर्फ सफल होना सिखाना काफी नहीं है, उन्हें ये भी सिखाना जरूरी है कि दबाव कैसे झेलें, असफलता का सामना कैसे करें और जरूरत पड़ने पर मदद कैसे मांगे। ये लाइफ स्किल्स हैं। बिल्कुल सही। अब कुछ अच्छी और प्रेरणादायक खबरों की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला प्रधानमंत्री से मिले। हाँ, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हाल ही में अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन ISS पर अपने ऐतिहासिक मिशन से लौटे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अच्छा, क्या बातें हुई? उन्होंने प्रधानमंत्री को वो तिरंगा भेंट किया जो वो अंतरिक्ष में ले गए थे, साथ ही मिशन पैच भी दिया। और बताया जा रहा है कि भारत के अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। वाह, ये तो गर्व का क्षण है। बिल्कुल, ये एक तरह से विज्ञान और राजकाज का संगम है। ऐसे मिशन न सिर्फ देश की तकनीकी क्षमता दिखाते हैं, बल्कि पूरे देश के लिए, खासकर युवाओं के लिए राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बनते हैं। सही कहा। और एक और अच्छी खबर इनोवेशन से जुड़ी है, वाराणसी से। रेलवे पटरियों के बीच सोलर पैनल। हाँ, ये काफी अनोखा और दिलचस्प प्रयोग है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने रेलवे पटरियों के बीच, मतलब दो पटरियों के बीच की जगह में हटाने योग्य सोलर पैनल सिस्टम लगाया है। ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। हटाने योग्य मतलब इन्हें हटाया भी जा सकता है। जी हाँ, शायद ट्रैक मेंटेनेंस वगैरह के लिए। ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है, करीब 15 किलोवाट पीक KWP क्षमता का। इसका मकसद भारतीय रेलवे के जो हरित ऊर्जा लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में मदद करना है। ये तो कमाल का आइडिया है, मतलब बेकार पड़ी जगह का इतना अच्छा इस्तेमाल। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि हम दूसरों से, जैसे शायद स्विट्जरलैंड से जहां ऐसा कुछ पहले हुआ है, सीखने और फिर उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने में अच्छे हैं। हरित ऊर्जा के लिए इस तरह की जगह का इस्तेमाल करना वाकई स्मार्ट है। बहुत बढ़िया। और एक और दिल खुश करने वाली खबर है, बिहार के एक लड़के ने सोशल मीडिया से पैसे जुटाए। हाँ, अश्विनी थापा नाम के एक युवक ने बिहार से, उन्होंने सिर्फ 30 दिनों तक सोशल मीडिया पर, शायद इंस्टाग्राम पर, रील्स की एक सीरीज चलाई। और उससे क्या हुआ? उससे उन्होंने सिक्किम के एक बहुत दूर दराज के गांव के स्कूल के रेनोवेशन के लिए, मतलब उसकी मरम्मत और सुधार के लिए, दान से 10 लाख रुपए जुटा लिए। 10 लाख रुपए सिर्फ रील्स से। कमाल है ना? कमाल। ये दिखाता है कि आजकल परोपकार का कैसे लोकतंत्रीकरण हो गया है।
मतलब अब सिर्फ बड़े लोग या संस्थाएं ही नहीं, एक आम इंसान भी अगर उसके पास एक सच्ची कहानी है और वो उसे सही तरीके से पेश करे तो सोशल मीडिया की ताकत से बड़ा बदलाव ला सकता है। बस एक अच्छा दिल और थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए। वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बात हुई है? जी हाँ, दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जो उनकी हालिया शिखर बैठक हुई थी उसके नतीजों के बारे में जानकारी दी। अच्छा, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, आज की दुनिया में जब गुटबाजी तेज है तब भारत जैसे देश की स्थिति, जो दोनों प्रमुख पक्षों मतलब रूस और अमेरिका दोनों से बात कर सकता है, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। एक दोस्त जो दोनों से बात कर सके उसकी स्थिति काफी शक्तिशाली होती है। ये वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को दिखाता है। ये बात तो है। अब यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं। वहाँ शांति समझौते को लेकर कुछ चल रहा है? हाँ, कुछ बातचीत चल रही है। अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के अधिकारी मिले हैं। वो एक संभावित शांति समझौते पर और युद्ध के बाद यूक्रेन के लिए नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी पर चर्चा कर रहे हैं। नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी? हाँ, मतलब शायद वैसी सुरक्षा जैसे नाटो सदस्य देशों को मिलती हैं, लेकिन शायद यूक्रेन को औपचारिक रूप से नाटो में शामिल किए बिना। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने यह भी कहा है कि अभी क्षेत्रीय रियायतों मतलब जमीन के लेन देन पर कोई बात नहीं हुई है। ऐसी भी अटकलें हैं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की बैठक जल्द हो सकती है। तो क्या ये सकारात्मक संकेत हैं? कुछ हद तक। पिछली बैठकें उतनी सफल नहीं रही थी, शायद इसीलिए इस बार यूरोपीय नेता ज़ेलेंस्की के साथ थे। लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी बहुत क्रूर है। भले ही ऊंचे स्तर पर शांति की बातें हो रही हों, आम नागरिकों पर हमले जारी हैं। हाल ही में यूक्रेनी शहरों खार्किव और ज़पोरिज़िया पर रूसी ड्रोन हमलों की खबर है। उसमें क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक रात भर हुए इन हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है और यूनिसेफ का कहना है कि मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। हे भगवान, ये तो बहुत दुखद है। मतलब बातचीत अपनी जगह, लेकिन हिंसा रुक नहीं रही। बिल्कुल, यही युद्ध की त्रासदी है। कूटनीति के पहिए धीमे चलते हैं, लेकिन जमीन पर लोगों की जान लगातार जा रही है। अब मध्य पूर्व चलते हैं। गाजा में युद्ध विराम को लेकर कोई प्रगति हुई? हाँ, यहाँ से थोड़ी सकारात्मक खबर है। हमास ने कथित तौर पर मिस्र और कतर के मध्यस्थों द्वारा पेश किए गए एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अच्छा, इस प्रस्ताव में क्या है? जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसमें 60 दिनों का संघर्ष विराम शामिल है और साथ ही चरणबद्ध तरीके से बंधकों और कैदियों की अदला बदली की बात भी है। तो क्या अब युद्ध विराम लागू हो जाएगा? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। हमास ने तो हाँ कह दी है, लेकिन अब सारी नजरें इजरायली सरकार पर है। उन पर भी इस प्रस्ताव को मानने का भारी दबाव है, अंदर से भी और बाहर से भी। देखना होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि शांति का कोई रास्ता निकले। अच्छा, एक आखिरी खबर वित्त मंत्रालय से। जीएसटी को लेकर कोई बैठक होने वाली है। जी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 अगस्त को मंत्रियों के समूह जीओएम की एक बैठक को संबोधित करेंगी। इसमें वो जीएसटी दरों में कुछ कटौती के लिए केंद्र सरकार का प्रस्ताव पेश कर सकती हैं। जीएसटी दरों में कटौती, ये तो आम लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण पहला कदम हो सकता है। जीएसटी को लेकर वैसे भी काफी समय से कुछ बदलावों की बात चल रही है। बिल्कुल, देखते हैं इस बैठक से क्या निकल कर आता है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें जी। और हाँ, हमारे श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना, फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट एवरी मॉर्निंग एट 8 AM। उम्मीद है कि इन खबरों का विश्लेषण, उनके पीछे के पहलुओं और संभावित असर आप तक पहुंचाकर हमने आपको आज की घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी। वनडेट न्यूज का यही प्रयास है आप तक सीधी, स्पष्ट और तथ्य आधारित जानकारी पहुंचाना, बिना किसी लाग लपेट या भावनात्मकता के। अगर आपको हमारा ये अंदाज पसंद आता है तो कृपया www.fundrate.news पर जाकर हमें सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें विज्ञापन मुक्त और किसी भी बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र रहने में मदद करता है, ताकि आप तक खबरें हमेशा निष्पक्ष पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी एक शांत, स्पष्ट समाचार स्रोत से फायदा होगा, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ जरूर साझा करें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 8 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। और हाँ, आज की इन तमाम सुर्खियों को देखते हुए एक सवाल जरूर मन में आता है। ये जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, फिर समुदाय की ज़रूरतें हैं, तकनीकी तरक्की है, शासन की अपनी चुनौतियाँ हैं, इन सब के बीच वो सही संतुलन, वो बैलेंस कैसे बनेगा? ये शायद एक लगातार चलने वाली खोज है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है। नमस्कार।
है।